जब आप कंपैरेटिव लॉ पढ़ते हैं तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि ओम्बड्समैन के बारे में आपने सुना होगा। जैसे हमारे इंडिया में लोकपाल और लोकायुक्त का कंसेप्ट है, तो इसी को अगर आप आउटसाइड ऑफ इंडिया देखें तो इसको ओम्बड्समैन के तौर पे कंसीडर किया जाता है। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एलएलएम कर रहे हैं या कंपैरेटिव लॉ अगर आप लॉ कर रहे हैं तो मिल जाती है। उसमें एक ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसमें आप देखेंगे कि जो लोकपाल और लोकायुक्त का कंसेप्ट था हमारे इंडिया में कैसे आया, इसका ओरिजिन क्या हुआ। तो बेसिकली अगर इस टॉपिक को डिस्कस करें तो हम एलएलएम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि कोई भी एग्ज़ाम हो और आपको ज़रूरत है तो आप कोशिश कीजिए कि चीज़ों को डिस्कस करें कि सबसे पहले हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस उठने चाहिए कि व्हाट इज ओम्बड्समैन, देन व्हाट इज इट्स हिस्ट्री, व्हाट इज इट्स मीनिंग, इट्स फीचर, मेरिट्स, डिमेरिट्स एंड देन कंक्लूजन। ये किसी भी आदमी के दिमाग में यही चीज़ें चलेंगी, वाजिब सी बात है। तो मैं बात करूं कि ओम्बड्समैन का कंसेप्ट जो है ना वो स्वीडन से आया था। एक ये स्वीडिश वर्ड है ओम्बट, और ओम्बट का मतलब होता है कि पर्सन हु टेक्स या पर्सन हु प्रोटेक्ट या पर्सन हु रिप्रेजेंट द अनदर पर्सन। और इसका मतलब आप कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो किसी और के लिए उसका रक्षक का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है उसे, या उसका रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करता है। और इसके इसको लाने का भी बहुत ही एक अच्छी मोटिव थी, और इसका मेन रीज़न था कि जैसे आप देखिए, मोटा मोटी तौर पे मैं बता रहा हूँ कि अपने समाज में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव जो है वो बहुत ही अपने जो दायरे में उनको काम करने चाहिए थे उससे हट के वो काम करते हैं। जैसे अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं, सरकारी दफ्तर की मैं बात कर रहा हूँ, पार्टिकुलरली सरकारी दफ्तर की बात कर रहा हूँ, और आप वहाँ जाते हैं और वहाँ के पदाधिकारियों से आपकी कोई काम होती है, सपोज डेट कोई कागज़ बनवाना हो या कोई भी चीज़ें हो, तो आपको वो डिमांड करते हैं कि ब्राइब के लिए डिमांड करते हैं कि आप इतना दो, या हो सकता है कि टाल मटोल करें और अपने जो उनका ड्यूटी है, कर्तव्य है, उससे वो दूर हटना चाहते हैं। ये वाजिब सी बात है। तो हमारा जो तंत्र है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन का तंत्र है, तो उसमें आप देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार का जो जगह है वो व्यापक रूप से फैला हुआ है। तो जो ये एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह का जो करप्शन है ना, उसी को इरेडिकेट करने के लिए, यानी उसको ख़त्म करने के लिए एक कंसेप्ट लाया गया था लोकपाल और लोकायुक्त का। लोकपाल का देखें तो लोकपाल का जो कंसेप्ट है वो हमारे सेंटर लेवल पे होता है, और लोकायुक्त का कंसेप्ट जो है वो स्टेट लेवल पे होता है। और लोकपाल और लोकायुक्त को इंडिया में लाने का भी एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है। लड़ाई इन सेंस कि ऐसे नहीं आया है, लंबा समय लगा है चीज़ों को लाने के लिए। बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया, बहुत बार मतलब 2013 तक आने तक आई थिंक 8 बार वो संसद में पेश हुआ, लेकिन पास नहीं हो पाया। और आपको याद ही होगा इंडिया अगेंस्ट करप्शन जब अन्ना हजारे की मूवमेंट चली थी, तो ये कहीं ना कहीं से ये मूवमेंट ने सरकार पर प्रेशर बनाया। देन एक कमेटी गठन हुई, और उस प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जो हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उनके अगुवाई में इस कमेटी की गठन की गई थी, और इस कमेटी ने रिपोर्ट दी और उसके आधार पे इसका गठन किया गया। तो इसको देखें, अगर इसके इतिहास में जाएं तो आप पाएंगे कि ये मतलब स्वीडन में स्टार्ट हुआ,
देन ये बहुत सारे जैसे यूके में इसको लिया गया, यूके में इम्प्लीमेंट किया गया। देन इंडिया में आते आते एक लंबा समय लगा। तो अगर छोटी सी बात आपको थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू मैंने दे दिया कि लोकपाल और लोकायुक्त का कंसेप्ट कैसे आया है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज लोकपाल एंड व्हाट इज लोकायुक्त। तो लोकपाल जो है ये एक्ट 2013 में पास आउट हुआ था, और इस एक्ट के तहत इन दोनों प्रोविजनों की, लोकपाल और लोकायुक्त का कंसेप्ट दिया गया। और लोकपाल और लोकायुक्त, लोकपाल का मतलब होता है, लोक मतलब ये संस्कृत वर्ड्स है, और लोक का मतलब होता है पीपुल, और पाल का मतलब होता है क्रिएटर और प्रोटेक्टर ऑफ द पीपुल। ठीक है। और ये जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका प्रोविज़न कहीं मतलब आप जाएंगे तो कहीं भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मैंने बात की कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है टू इरिगेट द करप्शन फ्रॉम द ऑल लेवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल है वहाँ से करप्शन को इरेडिकेट करना, यानी उसे ख़त्म करना। अगर इंडिया में अगर इसकी हिस्ट्री की बात, मतलब अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखें तो 1809 में सबसे पहले जो है ओम्बड्समैन का कंसेप्ट जो है स्वीडन में ही आया था। और फिर आप 20वीं सेंचुरी में आ जाए तो ओम्बड्समैन का जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट जो है वो मोस्टली जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से ही हुआ है। फिर उसके बाद से इसको न्यूजीलैंड ने अपनाया, नॉर्वे ने अडॉप्ट किया, और फिर उसके बाद से 1962 में अगर आप जाएं तो इसको जो है पार्टिकुलरली इंग्लैंड में अगर हम आ जाते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन 1961 में एक रिकमेंडेशन आया था, वाइट एक्ट का रिपोर्ट आया था, और उस रिपोर्ट के तहत जो है इंग्लैंड ने इसे एडॉप्ट किया था। ठीक है। फिर 1966 में अगर आप जाइएगा तो गुयाना एक कंट्री है जो फर्स्ट डेवलपिंग नेशन था जिसने ओम्बड्समैन के कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया था। उसके बाद से ये धीरे धीरे सिंगापुर, मलेशिया और इंडिया में भी इसका कंसेप्ट आया। लेकिन इंडिया में इसको लागू करते करते इसका एक समय लगा, मतलब 40-45 सालों का 40-45 कैसे हम कह सकते हैं, 50 सालों का एक गैप था। क्योंकि आप देखें इंडिया में तो इस कंसेप्ट को ये बात कही गई थी कि इसको अडॉप्ट किया जाए कि कहीं ना कहीं जो है हमारे एक जो एडमिनिस्ट्रेशन का तंत्र है वहाँ पे भ्रष्टाचार और लोगों की लापरवाही, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति थे वो कहीं ना कहीं वो अपने कर्तव्य से विमुक्त हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ें चाहिए थी कि ताकि उन्हें कंट्रोल में किया जा सके। तो इंडिया में एक मतलब कंसेप्ट जो है पार्लियामेंट में 1960 में, आप देखें 2023 चल रहा, मतलब 2013 में आया था और 1960 में पहली बार आया था। लगभग 53 साल की एक लंबा समय लगा था, 5 दशक तो लगे गए इसको आते आते। तो सबसे पहले जो अशोक कुमार सेन हमारे उस समय के लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने ये प्रपोजल दिया कि इंडिया में ओम्बड्समैन के कंसेप्ट को एडॉप्ट किया जाए। देन आफ्टर जो लोकपाल और लोकायुक्त जो शब्द है इसको क्वाइन किया था डॉक्टर LM सिंघवी। उन्होंने ये बात कही थी कि लोकपाल और लोकायुक्त होगा इंडिया में, सबसे पहले क्वाइन किया था। और 1966 में अगर जाएं तो एक फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिकमेंड की गई थी, और फिर उसमें जैसे 2 इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ थी। तो उन्होंने ये बात कही कि इसमें कि दो लेवल पे होनी चाहिए, एक स्टेट लेवल पे और एक सेंटर के लेवल पे। जो सेंटर के लेवल पर होगा वो लोकपाल होगा, और जो स्टेट के लेवल पे होगा वो लोकायुक्त होगा। और इसकी फिर जुरिडिक्शन डिसाइड की गई कि इसके जुरिडिक्शन में कौन कौन से लोग आएंगे। जैसे अगर आप अभी प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो एक छोटे से अधिकारी से लेके और हमारे भारत के प्रधानमंत्री तक इसमें कवर अप होते हैं। तो आप कह सकते हैं जैसे MP हैं, MLA हैं, सरकारी लेवल पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ग्रेड A, ग्रेड B, C, D, ये सारे लोग इसमें कवर अप होते हैं। तो इसका जुरिडिक्शन बहुत ही वास्ट है। और 1967 में ये बिल
1968 में, सॉरी, ये लोकसभा में पास हुआ, लेकिन कुछ रीजन से लैप्स हो गया, क्योंकि उस समय क्या हुआ कि लोकसभा डिजॉल्व हो गया था। फिर 2011 तक आते आते, जैसे मैंने पहले ही बताया, 8 अटेम्प्ट किया गया था ताकि इसको पास कराया जा सके, लेकिन नहीं हुआ। फिर आप देखें कि 2002 में एक कमीशन आई, उसने इसको रिव्यू किया। फिर उसने उसमें जो हेड का जो हेडिंग थे उसके उस कमीशन के MN वेंकट चालिया, उन्होंने रिकमेंड किया कि लोकपाल और लोकायुक्त को इंडिया में लाया जाए, लेकिन उन्होंने एक बात और कही थी कि जो प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को जो है इसको बाहर रखा जाए। फिर 2005 में सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की फॉर्मेशन होता है, और इसको लीड करते हैं वीरप्पा मोइली, और रिकमेंड करते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त को इस्टेब्लिश किया जाए बिना किसी देरी किए हुए। फिर फाइनली जो है 2011 में जो है गवर्नमेंट जो है एक ग्रुप फॉर्म कर दी है मिनिस्टरों की, जैसे मैंने बताया कि प्रणब मुखर्जी उसके हेड थे, और उनके लीडरशिप में एक ग्रुप फॉर्म किया गया, और उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, करप्शन को टैकल करने के लिए लोकायुक्त और लोकपाल की बहुत ही ज़रूरत है। फिर अगर आप इंडिया में आप पाएँ कि क्या था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट चला था अन्ना हजारे के, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि अगर आई थिंक कि मतलब उस समय अगर जिन्होंने भी देखा होगा तो एक लहर चली थी कि नहीं, करप्शन को इरेडिकेट करना है तो लोकपाल को पास करना ज़रूरी है। तो उन्होंने एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाया। देन उस समय की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने लोकपाल और लोकायुक्त का बिल जो लाए, और फिर उसको पास किया गया। और ये जो है 1 जनवरी मतलब प्रेसिडेंट का जो कंसेप्ट है, प्रेसिडेंट का कंसेंट जो है 1 जनवरी 2014 को मिला, और फिर ये जो है इन्फोर्स हुआ 16 जनवरी 2014 से। फिर ये हमारी मोटा मोटी हुई कि कैसे वर्ल्ड से लेके इंडिया तक का सफ़र तय किया लोकपाल और लोकायुक्त ने। फिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये क्वेश्चन सबके माइंड में उठता होगा कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो अगर हम 4-5 पॉइंट की बात करें तो देखेंगे कि जैसे माल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में, मोस्ट ऑफ द एंटी करप्शन एजेंसी जैसे CBI है, ED है आज के डेट में, या इस तरह के जो भी अथॉरिटीज़ थी जिनका मेन काम था कि करप्शन पे लगाम लगाना, उनको कहीं ना कहीं कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है ना, ये पैरोट हैं, ये गवर्नमेंट की तोते हैं, ये गवर्नमेंट के इशारे पे काम करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि ये एजेंसियां अपने लोगों के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ऐसे कदम उठा सकती हैं ताकि करप्शन पे लगाम लगाया जा सके? बिल्कुल भी नहीं। तब इसका कंसेप्ट आया कि नहीं, लोकपाल और लोकायुक्त जो होगा वो निष्पक्ष भाव से होंगे, वो किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होंगे, उनमें कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। तो इसकी कंसेप्ट आई थी, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी थी। फिर आप देखें कि जो भी इंटरनल ट्रांसपेरेंसी की बात करें हमारे सिस्टम में, तो ट्रांसपेरेंसी की बहुत ही कमी है, इस कारण से इसका लाना बहुत ही ज़रूरी था। फिर इसमें जब लॉ आया 2013 में, तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को अगर आप देखें तो आप पाएंगे जैसे सिलेक्शन कमेटी है इसमें, कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, जुरिडिक्शन क्या होता है, फिर कंपोजिशन क्या होता है, फिर सुपरिटेंडेंस, इसका पावर ऑफ लोकपाल क्या होता है। तो हम इसको जल्दी जल्दी अगर बात करें, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, तो हम पाएंगे कि इसकी जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसमें प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन होते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या जो जजेस नॉमिनेट किए जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, और एक इमिनेंट ज्यूरिस्ट जो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। फिर इसकी जुरिडिक्शन की बात करें तो आप पाएंगे कि ये सेक्शन 14 में दिया गया है। अगर
लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सेक्शन 14 में बात की जुरिडिक्शन के बारे में। तो ये प्राइम मिनिस्टर को कवर करता है, एमपी एमएलए जितने भी हैं, और ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको कवर अप करता है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 8 मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है इसमें, जिसमें हाफ ऑफ द मेंबर जो होते हैं वो जुडिशियल मेंबर रहते हैं, और 50% जो होते हैं बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी या माइनर्स या वुमेन, इनसे बिलोंग करते हैं। फिर इसके सुप्रिटेंडेंस की बात करें तो लोकपाल और लोकायुक्त का जो कंसेप्ट है, इसका पावर है सुप्रिटेंडेंट ओवर और डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट द सी एजेंसी इंक्लूडिंग द सीबीआई। किसी भी ऐसे एजेंसियों को ऑर्डर दे सकती है कि वो इन्वेस्टिगेट करें और रिपोर्ट सौंपे। ठीक है। पावर ऑफ लोकपाल की बात करें तो आप पाएंगे कि पावर ऑफ लोकपाल है जो वो किसी भी एजेंसी को, जैसे मैंने सीबीआई की बात की, उसे ये ऑर्डर दे सकते हैं कि आप कोई भी केस होता है तो आप सीबीआई को रेफर कर सकता है, उसे रिकमेंड कर सकता है, या कोई भी जैसे सीजर मतलब सीज करना हो, या वहाँ पे कोई इस तरह का मतलब उनको लग रहा है कि ये पावर है कि लोकपाल जो है आदेश दे सकती है सीबीआई की कि वो सीजर यानी कोई भी वस्तु है या घर का है उसका कब्जे में लेकर उसका छानबीन कर सकती है। ये सारी चीज़ें लोकपाल लोकायुक्त में है। इसमें इंक्वायरी विंग होती है। इंक्वायरी विंग का जो पावर होता है वो सिविल कोर्ट के बराबर होता है लोकपाल की इंक्वायरी विंग का। फिर इसमें लोकपाल है कि पावर होता है कि वो किसी भी अधिकारी को रिकमेंड कर सकता है कि उसका ट्रांसफ़र करवाना, अपॉइंटमेंट करना और उसको सस्पेंड कर देना। ठीक है। इसमें टर्म की अगर आप बात करें तो इसका जो टर्म होता है इसके मेंबर का 5 साल का होता है, या टिल द 17 ईयर्स, उनका एज जो है 70 ईयर्स तक होनी चाहिए। मेंबर जो अपॉइंट किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, जिस कमेटी की मैंने बात की थी। इसमें जो 2 कमेटियाँ होती है, एक सर्च कमेटी होती है, एक सिलेक्शन कमेटी हो। सर्च कमेटी जो होती है इसके मेंबर्स को, लोकपाल या लोकायुक्त के मेंबर को वो रिकमेंड करती है कि किस नाम को जाना चाहिए, फिर सिलेक्शन कमेटी के पास जाता है और सिलेक्शन कमेटी उन नामों को चिन्हित करके राष्ट्रपति को फॉरवर्ड करते हैं और फिर राष्ट्रपति जो है उन्हें अपॉइंट करते हैं। ये चीज़ें हैं। अब हर इंस्टीट्यूशन में वो क्यों ना हम कह रहे हैं लोकपाल और लोकायुक्त निष्पक्ष है, फिर भी इसमें बहुत सारी कमियां हैं, इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, और ये हमारा जो है लास्ट पॉइंट भी है। इसमें हम देखें तो इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से परे होगा? बिल्कुल भी नहीं। कि कोई भी अगर जैसे उसमें लोकपाल की कमेटी में देखें, सिलेक्शन कमेटी में देखें, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो है, प्राइम मिनिस्टर है और लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो कहीं ना कहीं एक झुकाव तो है। तो इसमें जो है ये नहीं कह सकते, बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से परे ये कमेटी है। ठीक है। इसका अपॉइंटमेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया जाता है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसे हमने बोला था कि एक इमिनेंट जूरिस्ट की बात की थी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, उसका कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि हु इज़ द इमिनेंट जूरिस्ट, और उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि कौन व्यक्ति जो है उस पद के योग्य है। फिर ऐसा जो है 2013 में जो लॉ बनाई उसमें कोई ऐसा एक कॉन्क्रीट इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं की गई, ताकि और सबसे बड़ी चीज़ थी कि इसमें की सबसे बड़ी कमी थी कि इसमें जो था जुडिशियरी को इसके क्षेत्र अधिकार से बाहर रखा गया। ऐसा तो नहीं है कि जुडिशियरी में करप्शन नहीं है, वहाँ भी लोग करप्ट हैं। और सबसे बड़ी कमी ये थी कि जुडिशियरी को इससे बाहर रख दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर एक और कमी है कि अगर किसी भी अधिकारी के खिलाफ अगर आप कोई ऐसा सबूत पाते हैं या
कंप्लेन करने में आपको देरी हो जाती है, तो आप 7 साल से अगर ज़्यादा समय हो जाता है तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक कमी है, एक ड्रॉबैक है। तो ये सारी चीज़ें हैं लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और यही चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम लिख रहे हैं, हो सकता है कि आप एलएलएम की एग्ज़ाम दे रहे हो, तो बहुत ही कंपैरेटिव लॉ तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट है और सबको पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में। थैंक यू सो मच।